जय हिंद दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री के आगे सात बड़े पॉइंट रखे गए हैं। चिट्ठी लिखी गई है 4 पेज की और लिखने वाला है रक्षा लेखा पेंशनर्स कल्याण संघ। हाँ जी दोस्तों, हम डिफेंस पर्सन हैं, हम डिफेंस कर्मचारी, हमारे इतने बड़े संगठन नहीं हो पाए बेल्ट फोर्स के कि जो कि सीधा सरकार से मीटिंग करें। लेकिन दोस्तों, डिफेंस अकाउंट पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने ये मुहिम चलाई है। उन्होंने कहा है कि आपको हमारी 7 मांगे माननी पड़ेंगी। हम क्या सरकार के ऊपर बोझ हैं? क्या हम समाज के ऊपर बोझ हैं? क्या हम परिवार के ऊपर बोझ हैं? क्या 65 या 70 साल का बंदा किसी के ऊपर बोझ हो सकता है जिसने अपना कीमती समय इस देश को दिया है, समाज को दिया है, परिवार को दिया है, लेकिन लगातार उपेक्षा से नाराज हैं। अब इनके जो 7 मुद्दे हैं, 8वें वेतन आयोग के संबंधित मुद्दे हैं, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मुद्दे हैं। तो आइए दोस्तों, ये चिट्ठी किसने लिखी है, आखिर इसका क्या हो सकता है? सर, उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग से हम मीटिंग करने को तैयार हैं, क्योंकि जैसे ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकला है, बहुत सारे सवाल उठे थे कि पेंशनर्स को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात राज्यसभा और लोकसभा में जवाब तो दिया है वित्त मंत्री ने, लेकिन लिखित में नोटिफाई नहीं किया। अब यह कह रहे हैं कि आप लिखित में नोटिफाई करिए। सीधा सीधा आप देख सकते हो, इनका आग्रह आप देख सकते हो कि आपको लगेगा कि कितनी विनम्रता से इन्होंने बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, आपसे विनम्र निवेदन है कि ऊपर बताए गए सभी मुद्दों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और जितने भी हमारे पॉइंट हैं वो 8th पे कमीशन जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें एक संशोधन जारी करें। आपसे निवेदन है कि सीनियर सिटीजन पर असर डालने वाली किसी भी पॉलिसी बदलाव को लागू करने से पहले कृपया स्टेक होल्डर्स, खासकर पेंशनर्स एसोसिएशन को शामिल करते हुए एक बड़ी सलाह और मशविरा करें। हाँ, उन्होंने कितनी रिक्वेस्ट किया है कि आप कम से कम हमारी तरफ भी देखो, हमारी चिंता हम किसके सामने कहें। और यह बात उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी है, वित्त मंत्री के लिए लिखा है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, पेंशन वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं, पेंशन मंत्रालय को लिखा है, कार्मिक मंत्रालय को लिखा है। ये 4 पेज की चिट्ठी बहुत कुछ कहती है। सबसे पहले उन्होंने, आप देख सकते हो, 3/12/2025 को चिट्ठी लिखा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक रायसीना, और लिखने वाला संगठन है रक्षा लेखा पेंशनर्स कल्याण संघ, और इनके अध्यक्ष जसपाल सिंह हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जिनकी पूरी टीम का आप ये लेटर देख सकते हो। लिखा है कि मौजूदा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और पेंशनर और पारिवारिक पेंशन को 8वें वेतन आयोग में एक लिखित में आप जगह दें और उनकी कुछ मांगे हैं और उनके कुछ अनुरोध हैं, उनको सहानुभूति पूर्वक उनके ऊपर विचार करें। और ये मुद्दे हम सबके हैं, चाहे हम डिफेंस फोर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हैं या जितने भी केंद्रीय कर्मचारी। अब आइए सबसे पहले मैं मुद्दों की बात करूं। सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया कि पेंशनर्स के साथ पेंशन की अनदेखी किसी भी वेतन आयोग में ना करें और उनको उसमें स्पेस दें रिटर्न में, जैसा कि आपने पीछे एपिसोड देखा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो 8वें वेतन आयोग की तय तारीख है उस पर लागू हो, और नहीं लागू होता है तो उसका एरियर 1 जनवरी 2026 से देना हो। उन्होंने कहा है पेंशन कम्यूटेशन के लिए बहुत सारी चीजें, अपनी लड़ाई उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा है हमने कितनी लंबी लड़ाई रखी है, कितना बार जस्टिफिकेशन दिया है, क्योंकि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, डिफेंस अकाउंट पेंशन वेलफेयर। इनको पूरी पेंशन की पूरी जानकारी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से सरकार पेंशन का फंड आती है। तो ये लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसे ग्राउंड वाले नहीं है, इनका काम ही यही है। उन्होंने इसके लिए दिया, उन्होंने एडिशनल पेंशन 5% एडिशनल पेंशन 65 साल के बाद क्यों होनी चाहिए, इसको जस्टिफाई किया है बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने एलटीसी बोला, हम लोग बुजुर्ग हैं, हमें इसका भी फायदा होना चाहिए, हम देश में किसी भी तीर्थ स्थानों पर जाएं उसके लिए। और उन्होंने कहा है अंतरिम राहत की बात की है कि 8वां वेतन आयोग, आप राजनीतिक फायदा आराम से लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इंटरिम रिलीफ तो दीजिए, डीए को विलय करिए या कुछ और आप उपाय करिए, और शायद ये हो सकता है भविष्य में। और उन्होंने कहा है यदि कोई पेंशनर्स कोई केस करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन लेता है, तो समकक्ष यानी सबकी जितनी भी समस्याएं तो सबके लिए लागू करो। ये एक नया सिस्टम बना दिया कि जिसने केस किया है उसको ही नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब जिसने केस नहीं किया उसको 2023 से मिलेगा, जिसने केस किया है वो पीछे से मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितनी पेंशनर की चिंता है, ये 4 पेज की चिट्ठी में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति यानी अपना एक दर्द सरकार के सामने रखा है। आइए दोस्तों, बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, बहुत सम्मान और विनम्र निवेदन के साथ में डिफेंस अकाउंट पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ के सभी सदस्यों की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन चंडीगढ़ कोऑर्डिनेट कमेटी की ओर से
चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, उत्तर प्रदेश, भारत सरकार के सभी विभागों के सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशन को रिप्रेजेंट करता हूं। यह रिप्रेजेंटेशन 3 नवंबर 2025 के गजट नोटिफिकेशन के बाद कुछ पहलुओं पर हम अपनी चिंता जाहिर करना चाहते हो, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने राज्यसभा लोकसभा में जवाब तो दिया है, लेकिन सीधा सीधा इनका सवाल है कि जो अनफंडेड शब्द हैं और यहां पर आपने नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की अनफंडेड कॉस्ट टर्मिनोलॉजी को हटा दिया जाए। यानी हमारे लिए कोई फंड नहीं तो क्या हमें पैसा नहीं मिलेगा, क्या हमें पेंशन नहीं मिलेगी? यानी हमारे पास तो अब हम कोई काम ही नहीं कर रहे, तो हम ऐसा कोई काम करते हैं तो आप तनख्वाह देते हो, बोनस देते हो, पेंशनर्स को उसका कमाई का देते हो, तो इसका मतलब आप इसको अनफंडेड नहीं कर सकते। इस शब्द को हटाइए और पेंशनर्स को पूरा लाभ मिलेगा, इस चीज को जोड़िए, जो कि इन्होंने इसके पीछे कानूनी हवाले दिए। उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग के घोषित टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र न करना इस तरह कानून का उल्लंघन है, और उन्होंने सारे पेंशनर्स रूल के बारे के जो भी अथॉरिटीज हैं उनके बारे में सरकार को बताया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, और आपसे विनम्र निवेदन है। उन्होंने कहा ऊपर बताए गए फैक्ट्स की स्थिति को देखते हुए माननीय फाइनेंस मिनिस्टर और पेंशन मंत्रालय के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, माननीय अश्विनी वैष्णव, जो जुबानी भरोसा पेंशनर्स को दिया था, वो कहीं ना कहीं हमें डर रहता है, इसलिए आप लिखित में आप इस चीज को दीजिए कि सभी को फायदा होगा। यानी उन्होंने फिर भी इस बात की चिंता जताई है, और ये आपका पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करूं, उन्होंने कहा है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख का शामिल न करना भी एक संदेह की स्थिति है। जितने भी 5वें, 6ठे, 7वें के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सूचना जारी हुई थी उसमें यह क्लियर था, और जैसा कि उन्होंने चौथे का 1 जनवरी 1986, 5वां 1 जनवरी 1996 और 6वां 2006 और 7वां 2016 में यह तारीख मेंशन थी कि 10 साल के बाद यह चीज जब से लागू है, आप इंप्लीमेंट कभी भी करो, लेकिन इसको भी आपने जो संशोधन है इसमें शामिल करना, ये सारी बात बताई। उसके बाद उन्होंने अंतिम राहत की बात की। उन्होंने कहा है कि लगभग ये 10 से 12 महीने पहले ही डिले हो चुका है, यानी जनवरी में आप घोषणा करते हो और नवंबर में आके अधिसूचना होती है, और इसका काम कब से शुरू होगा? मैं आपके सामने जनवरी 2026 से इसका काम होगा। आयोग बैठेगा, आयोग मीटिंगें करेगा, आयोग अभी रिटर्न में ले रहा है, अपनी स्टडी कर रहा है कि जितना जो डाटा इकट्ठा उसकी स्टडी करके, और जनवरी से इसका काम शुरू होगा। तो उन्होंने कहा है जब काम शुरू होगा, सिफारिश दी जाएगी और आप लागू करोगे, लगभग 2 साल का समय लगता है, तो इससे पहले आप अंतरिम राहत के तौर पर चाहे डीए को विलय कर सकते हो या कुछ और दे सकते हो, जैसा कि 5वें वेतन आयोग में हुआ। ये चीजें उन्होंने बड़े अच्छे से सरकार के सामने रखी। अब अगला पॉइंट है चौथा, रिटायरमेंट के 12 साल बाद कम्यूटेड पेंशन को फिर से शुरू करना। यानी अब इसके लिए तो उन्होंने 1-2 पेज के हमने केस लड़ा है। अब ये लोग पेंशनर हैं, कौन से? ये पेंशनर एसोसिएशन है, लेकिन किसकी? रक्षा लेखा, यानी जहां पर आप समझ सकते हो मिलिट्री के कितने पेंशनर हैं, उसमें ये लोग काम करते हैं, तो इन्हें हर चीज का पता है। अब इन्होंने नीचे बताया कि कैट बेंच ने क्या किया, चंडीगढ़ बेंच ने क्या किया, हमने केस कैसे डाला, और तमाम तरीके के पहलू इसमें उन्होंने एक से नहीं हर जगह किस किस ने केस लड़ा, तो लगभग इन्होंने 2 पेज का लिखा है, और सभी मिनिस्ट्री को सारे रेफरेंसेस दिए हैं कि आपको आज की स्थिति में 15 साल नहीं 12 साल कर देना चाहिए था। अब वो रेफरेंसेस मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, बहुत बड़े लिखे हैं, और किसने केस लड़ा, क्या डिसीजन दिया, कौन जज साहब थे, क्या क्या बहस हुई, सारी चीजें इसमें लिखी हैं। तो मुद्दा पेंशन कम्यूटेशन का साइड लाइन नहीं है, क्योंकि अब तर्क के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। तर्क यदि आपके अच्छे हैं तो आगे सामने वाले मानेंगे, क्योंकि जो सेक्रेटरी लेवल है वो भी, उन्होंने भी कल रिटायरमेंट होके इसी लॉबी के साथ होना है। नेता तो चलो इधर से उधर बनते रहेंगे, कर्मचारियों को भी रिटायर होना ही होता है। अब उन्होंने सीधा कहा है पेंशनर्स को हर 4 साल बाद ऑल इंडिया ट्रैवल कंसेशन देना। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जितने पेंशनर हैं, बहुत सारे स्टेट है उसमें मुख्यमंत्री कुछ योजनाएं सीनियर सिटीजन के लिए निकाल देते हैं, तो इस तरह जो सीनियर सिटीजन हैं, पेंशनर हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, उनके लिए जरूर एक 4 साल में एक बार एक ट्रिप के लिए पैसा मिलना चाहिए। इस बात से आप कितने सहमत हैं? अब मैं बात करूंगा कि कोई भी केस होता है उससे पहले 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी। अब इसके लिए कितने अच्छे तर्क दिए उन्होंने। कहा है अभी जो सिस्टम है,
80 साल की उम्र के कंप्लीट होने के बाद 20% पेंशन बढ़ती है, 85 के बाद 30 बढ़ती है, 90 के बाद 40 बढ़ती है, 95 के बाद 50 बढ़ती है, 100 के बाद 100 बढ़ती है। साल 2011 से 15 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किए गए ऑफिशियल डेटा के मुताबिक भारत में पुरुषों की औसत उम्र 67 ईयर 3 महीने, महिलाओं की 69 और 6 महीने, माना कि औसत 68.5 है। यानी आप महिला पुरुषों को लगभग एवरेज है 68 से 69 साल तक जीवित रहते हैं। हालांकि अभी औसत उम्र बढ़कर अभी जो आंकड़े हैं वो 70 साल हो गई है, क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी जो आप करते हो वो 65 की उम्र से ही उसी अनुपात में करने पर विचार किया जाए, ताकि 100 साल की उम्र में 100% किया जाए। और इसके लिए आपको 65 के बाद 5, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15, 80 के बाद 20, तो ऐसी। अब उन्होंने कहा है माननीय सर, अब ये जो मुद्दे रखे गए इसके साथ उन्होंने एक रखा है कि कोई भी कोर्ट केस करता है, जैसे नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा है, कम से कम 10 से 15 साल चला, अब जिसने पीछे केस किया जीत गया, उसको आपने फायदा दे दिया। तो इस तरीके के कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हैं पेंशनर्स के। यदि कोई 10 आदमी केस करता है तो बाकी सभी को फायदा मिलना चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं वहां पर गेम खेल जाती, ये नहीं होना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा है, एक जैसे पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ऑटोमेटिक एक्सटेंशन कोर्ट का फैसला है कि यदि कोई फैसला आता है तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपना एक आग्रह किया है जिसमें लिखा है पेंशनर्स के लिए जरूरी है कि बुढ़ापे में वो बेसहारा न रहे, जब उनकी बढ़ती उम्र उनके अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता को कम कर दे। माननीय सर, हम पेंशनर्स हमेशा समाज को किसी भी तरह से वापस देने के लिए कमिटेड रहते हैं और एक ऐसे प्रस्ताव की उम्मीद करते हैं जो उन लोगों की इज्जत अधिकारों को बनाए रखे जिन्होंने अपनी जवानी में लगन और समर्पण से इस देश की सेवा की है। प्रेसिडेंट DAPW चंडीगढ़ और सेक्रेटरी जनरल CCG GPA चंडीगढ़, और उन्होंने ये कॉपी वित्त मंत्रालय को भेजी है, भारत सरकार के सचिव को भेजी है और DOPT पेंशन मंत्रालय सबको भेजी है। तो दोस्तों, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। और ये रक्षा लेखा पेंशनर्स कल्याण संघ जो पंजीकृत है, अधिकृत है, उन्होंने अब ये बीड़ा उठाया है।